हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल बाय आलोक सर। आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग ट्रांसफार्मर की बात कर रहे थे, ट्रांसफार्मर पर चर्चा कर रहे थे, काफ़ी चर्चा हो गई थी ट्रांसफार्मर पर, कैसे करेक्टरिस्टिक्स को खींचना है नो लोड में। आज नो लोड की कुछ थ्योरी लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे, जो मैंने आपको पढ़ाया उन्हीं को पॉइंट में तब्दील करेंगे, डायरेक्ट परीक्षा में हिट करेंगे इन पॉइंट्स से। आप जो पॉइंट्स लिखेंगे वो क्वेश्चंस के फॉर्म में आपको परीक्षा में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे भी। तो स्टार्ट करते हैं चीज़ों को। और अगर वीडियो आपको शानदार लगती है, अच्छी अमेजिंग चीज़ें मैं आपको दूंगा, बहुत सारी चीज़ें। देखो एक्चुअली में क्या है, मेरे पास अभी टाइम नहीं हो पा रहा है। पीएलसी, स्काडा, मैटलैब और एनर्जी कंजर्वेशन जैसी बड़ी बड़ी बुक्स पर काम कर रहा हूँ मैं। जब वो बुकें कंप्लीट हो जाएंगी तो आपके समक्ष मैं उनको रखूँगा। तो आप देखिएगा कितना बेहतरीन कंटेंट उसमें हम लोगों ने तैयार किया। बहुत मशक्क़त लगी, बहुत मेहनत लगी रियली। अब वो तो किताब देखकर पता चलेगी कि कितनी मेहनत उसमें की गई है और किस हिसाब से आपको कंटेंट दिया गया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफार्मर जो होता है एट नो लोड कंडीशन में किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से आपका उसका फेजर डायग्राम बनता है। आज हम बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे ट्रांसफार्मर एट लोड कंडीशन में, लेकिन ट्रांसफार्मर फिलहाल में होगा आइडियल। ठीक। अभी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बिल्कुल भी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की चर्चा तब करेंगे जब हम आइडियल ट्रांसफार्मर और इसके कंस्ट्रक्शन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल में हम लोग स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, और वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप चीज़ें सीख पाएंगे। अगर आप 1-2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट वीडियो पर रुकते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता उसका। इससे अच्छा तो देखो मत, तो ज़्यादा बेटर होता है वो। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि किस तरीके से आइडियल ट्रांसफार्मर में मैंने आपको दो केस लेके मैं चला था, एक इनफाइनाइट एक वेरी हाई, है ना। एक इनफाइनाइट और एक वेरी हाई केस लेके चला था। तो इन दोनों केसेस को हम लोग लास्ट तक लेके चलेंगे और इन दोनों केसेस से ही हम लोग आगे। मैं वेरी हाई का केस इसलिए ले रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकल पढ़ें तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में चीज़ों को एनालाइज कर पाओ। देखो आइडियल केस में तो आपकी मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो हो जाती है, फेजर डायग्राम आपका बिल्कुल सरल और सिंपल और साधारण बनता है। लेकिन वेरी हाई में आपको सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि मैग्नेटाइजिंग करंट होती है, वहाँ पर लेंज लॉ भी लगेगा, फ्लक्स का विरोध भी करेगी करंट। तो किस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तब तो आपको मज़ा आएगा, वरना 1-2 मिनट में मज़ा नहीं आता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, हम लोग चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस बात को सभी लोग जानते हैं कि आपके पास में जो भी ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल पावर को वन सर्किट से एन अदर सर्किट में क्या करता है बेटा, आपका ट्रांसफर करता है एट सेम फ्रीक्वेंसी। आप कह सकते हैं यूजुअली वन वोल्टेज लेवल टू एन अदर वोल्टेज लेवल। ये आप जानते हैं इस बात को, ठीक बात है। अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रांसफार्मर है क्या, मैं आइडियल ट्रांसफार्मर में एक केसेस लिख रहा हूं, आइडियल ट्रांसफार्मर के एक केसेस हैं। तो पहला पॉइंट यही आ जाएगा, ये मैंने स्टार्टिंग में भी लिखवाया था और अब भी लिखवा देता हूं कि इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। क्या है? इट इज़ अ स्टैटिक डिवाइस। स्टैटिक डिवाइस, डिवाइस क्या है? एक ऐसी स्थिर डिवाइस है आपके पास में, एक स्टैटिक डिवाइस है विच ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। आप इस बात को जानते हैं, ये देखा भी है, विच ट्रांसफर 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 इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, सर्किट टू एन अदर सर्किट। ये आप सभी लोग जानते हैं कि एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को ट्रांसफर कर सकता है। आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो पावर ट्रांसफर करेगा एट सेम फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पर ये पॉइंट को जरूर लिखें कॉमा लगा के, एट सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक, एट सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक, सेम फ्रीक्वेंसी पर, यानी कि आप देख पा रहे होंगे एक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ भेजता है। आप यूजुअली आप इसको कहते हैं कि वन वोल्टेज लेवल टू एन अदर वोल्टेज लेवल। एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर ट्रांसफर द पावर, ठीक है,
ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपके पास में एक वोल्टेज को चेंज करता है, करंट को, तो उसका आंसर होता है बेटा वोल्टेज को। मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन ऐसा डाला था टीम ने। एक्चुअली मैं चैनल पर कुछ भी नहीं करता हूँ, पूरी चीज़ें मेरी टीम करती है। एक टीम है, 2-3 बच्चे हैं, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। वो भी आप ही की तरह स्टूडेंट्स हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन डाला था और उसका आंसर बहुत सारे बच्चों ने बोथ लिखा था, करंट एंड वोल्टेज। तो उसका आंसर आता है केवल वोल्टेज। देखो कैसे, आप जानते हैं कि इस बात को यूजुअली, आप जानते हैं यूजुअली 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 वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, है ना। यूजुअली वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल, ठीक। वन वोल्टेज लेवल टू अनदर, VTG में लिखूंगा तो वोल्टेज होता है इसका ना, मतलब मेरी भाषा में, आप लोग पूरा लिखिएगा, ठीक है। वन वोल्टेज लेवल टू अनदर वोल्टेज लेवल। मैंने ये आपको इसलिए बता दिया ताकि आप क्वेश्चंस को गलत ना करें, ठीक है। इसको चाहे आप दूसरा पॉइंट मान लीजिए, चाहे आप चाहें तो इसको इसी में लिख लीजिएगा। क्लियर है, ये बात आप सभी जानते हैं। अब जैसे ही आप क्या करते हैं, प्राइमरी में आप सप्लाई देते हैं। मैं अच्छा इसमें एक डायग्राम लगा देता हूँ ना, डायग्राम से बहुत अच्छा समझ में आएगा। मैं डायग्राम का यूज कर लेता हूँ इसमें ना, डायग्राम को हम लोग यूज कर लेते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जनरली क्या होता है, जैसे ही आप सप्लाई लगाएंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें दिखेंगी, इनको हम लोग चेक कर लेते हैं। डायग्राम से थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। चलिए, ये रहा 3D में बढ़िया सा डायग्राम, सुंदर सा, ठीक है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, अपन को केवल चीज़ें देखनी है। चलिए फिर आगे हम लोग इसको समझेंगे। अब है क्या कि आपने यहाँ पर ये प्राइमरी है, सेकेंडरी सब जानते हैं, इसमें कोई दोहराए है नहीं, ठीक। तो आपने जैसे ही यहाँ पर AC अप्लाइड किया, क्या किया, AC जैसे ही आपने यहाँ पर लगाया तो आपके पास में क्या हुआ बेटा, प्राइमरी में आपने ट्रांसफार्मर, तो ये करंट फ्लो हुई जिसका नाम है I1। फिलहाल में यहाँ पर नो लोड पर है ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पर करंट फ्लो हो रही I0, ठीक। एंड अ फ्लक्स इज प्रोड्यूस, एक फ्लक्स भी क्या हुआ आपका प्रोड्यूस हुआ, साथ में आपका एक फ्लक्स भी प्रोड्यूस हुआ। दिस फ्लक्स इज नोन एज अल्टरनेटिंग फ्लक्स, इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती फ्लक्स। अल्टरनेटिंग फ्लक्स होता है जो लिंक करता है आपके प्राइमरी के टर्नों की संख्या N1 से विथ सेकेंडरी के साथ में, ठीक। और यहाँ पर जैसे ही लिंक करेगा तो एक इंड्यूस्ड EMF आएगा E1, दैट इज नोन एज सेल्फ इंड्यूस्ड EMF। इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। अब आगे जैसे ये सेकेंडरी में लिंक करेगा तो यहाँ पर जब आपके पास में दूसरा वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF, ठीक है। आगे हम इस पर चर्चा भी करेंगे, अभी बहुत बड़ा है ट्रांसफार्मर, आज का लेक्चर बड़ा हो सकता है, तो कृपया इसको देख जरूर लें क्योंकि आपकी काम की काफ़ी चीज़ें इसमें हैं आज। तीसरा पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हेन AC सप्लाइड इज अप्लाइड, व्हेन AC सप्लाई इज अप्लाइड, आपने जैसे ही AC सप्लाई अप्लाइड की, ठीक, टू द ट्रांसफार्मर प्राइमरी, कहां पर आपने, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में, कहां पर, टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, टू द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, कहां पर बेटा, आपने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में जैसे ही आपने क्या किया बेटा, एक सप्लाई, वो भी कौन सी बेटा, AC आपने अप्लाइड की, ठीक बात है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। तो जैसे ही आपने एक सप्लाई अप्लाई की ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, ये आपने लगा दी, यहाँ आपको दिख रही होगी, बहुत अच्छी तरीके से विजिबल होगा ये, ठीक। तो आपकी करंट I1 फ्लो, आपकी क्या हुई बेटा, एक करंट I1 फ्लो हुई, अ करंट I1 इज फ्लो, क्या हुई, एक करंट I1 फ्लो हुई। एंड I1 फ्लो होने के कारण, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ये सब चीजें, I1 के फ्लो होने के कारण, क्योंकि वोल्टेज के कारण करंट आई, करंट के कारण आपका MMF आया होगा, और MMF के कारण एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है ना। ये मैंने आपको लाइन पूरी बताई है स्टार्टिंग में, लेक्चर नंबर 2 या 3 में आप देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगी। मैंने पूरा आपको पहले बता दिया, मैंने क्या कहा था, मैं तभी एक शब्द यहाँ पर लिखूंगा थ्योरी का जब मैं आपको बता दूंगा, ये मेरी आदत है, ठीक। I1 इज फ्लो, और I1 जैसे ही फ्लो होगी
आपके पास में एक फ्लक्स क्या होगा, प्रोड्यूस, ठीक। I1 एंड I1 फ्लो, I1 इज फ्लो एंड अल्टरनेटिंग, कैसा, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस। क्या हुआ, एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स क्या हुआ बेटा, प्रोड्यूस हुआ। द फ्लक्स लिंक विथ N1 टर्न ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। आपके पास में ये फ्लक्स जो प्रोड्यूस हुआ वो लिंक किसके साथ में हुआ, प्राइमरी के N1 टर्न के साथ। एंड ऐसे लिख लो, विथ लिंक प्रोड्यूस एन अल्टरनेटिंग फ्लक्स इज प्रोड्यूस विथ लिंक, किसके साथ में, विथ लिंक, लिंक प्राइमरी टर्न प्राइमरी वाइंडिंग टर्न N1, किसके साथ में, प्राइमरी टर्न बाइंडिंग N1 के साथ में क्या हुआ बेटा, ये लिंक हुआ। ठीक बात है। अब क्या हुआ, और इसने एक क्या किया बेटा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड क्या हुआ बेटा, जैसे लिंक हुआ तो एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा। ठीक, क्या हुआ होगा, आपका एक एमएमएफ प्रोड्यूस हुआ होगा, और फैराडे के नियम से आपके पास में क्या आया होगा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया होगा। ठीक है, क्या आया होगा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 वाई सेल्फ इंडक्टेंस, वाई सेल्फ इंडक्टेंस। कई बार पेपर में अभी तो नहीं पूछता, लेकिन पहले पूछता था कि प्राइमरी में जो प्रोड्यूस ईएमएफ होता है, यानी कि उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल जो उत्पन्न होता है, वो किसके कारण आता है, सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। क्लियर है, ये लाइन आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब ये पूरा का पूरा फ्लक्स पूरा का पूरा फ्लक्स, जितना ये फ्लक्स है, ये लिंक आपको दिखाई दे रहा होगा कि सेकेंडरी के साथ में भी कर रहा होगा। तो ऑल फ्लक्स आल्सो लिंक विथ N2 टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक, तो आप चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे मेरे भाई, इसमें चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, चौथा पॉइंट आप इसमें ऐड कर दीजिएगा कि ऑल फ्लक्स, ओहो, ऑल फ्लक्स पूरा फ्लक्स, संपूर्ण फ्लक्स आपका, ऑल फ्लक्स आल्सो लिंक, अब किसके साथ में लिंक करेगा, तो आप कहेंगे कि विथ N2 टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, विथ N2 टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, विथ N2 टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, N2 टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग, किसके साथ में, N2 टर्न ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ में ये पूरा लिंक करेगा। ठीक, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बेटा, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 बाय म्यूचुअल, बाई किसके कारण उत्पन्न होगा बेटा, बाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, बाई म्यूचुअल इंडक्टेंस, किसके कारण होगा बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण उत्पन्न होगा। क्लियर है, ये तो आपको समझ गए। ये आपके पास में 4 पॉइंट आपके इसमें ऐड हो गए। बेहतरीन तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। सब एक एक बात को मेरी समझ रहे होंगे, सब विद्यार्थी मेरी एक एक बात को समझ भी रहे होंगे। क्लियर है, अब अगला पॉइंट लिखेंगे। अगला पॉइंट, इसमें हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी आज, है ना, दो दिन से क्लास भी नहीं ली, तो इसका पूरा भरपाई कर देंगे। चलिए अब ट्रांसफार्मर क्या करेगा मेरे भाई, आपके पास में ट्रांसफार्मर कुछ पावर को ट्रांसफर करता है, आपके पास में सम अमाउंट ऑफ पावर वन सर्किट टू अनदर सर्किट, यानी कि प्राइमरी से सेकेंडरी में पावर को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा
वो आपके पास में एक सर्किट से दूसरे सर्किट का मतलब है प्राइमरी से सेकेंडरी में, है ना। प्राइमरी से सेकेंडरी में जब वो पावर को ट्रांसफर करेगा, सो इट इज कॉल्ड, सेम अमाउंट में होता है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, ठीक, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में पावर को ट्रांसफर करेगा, सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर डिवाइस। सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर डिवाइस। चलिए अब ट्रांसफार्मर को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पावर डिवाइस भी बोलते हैं। तो लिखो अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट, अ ट्रांसफार्मर, 5वां नंबर पॉइंट लिखना, अ ट्रांसफार्मर, अ ट्रांसफार्मर, अ ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट मतलब लगभग, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पावर, सेम amount of power one circuit to an other circuit, an other circuit। यानी कि अगर मैं आपसे कहूंगा ट्रांसफार्मर ट्रांसफॉर्म ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ पावर वन सर्किट टू एन अदर सर्किट, सो इट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पावर डिवाइस। क्या कहेंगे, सो इट इज कॉल्ड द, इट इज कॉल्ड, सो इट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, सो इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पावर डिवाइस, कांस्टेंट पावर डिवाइस। ठीक है, गॉट इट पॉइंट, आपने पॉइंट को समझ लिया। चलिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है परीक्षा में। चलिए अब अगर मैं बात करूं बेटा, आप हमेशा याद रखिएगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में जो रिलेशन होता है, प्राइमरी की ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो कनेक्टेड होती हैं वो इलेक्ट्रिकली कभी कनेक्ट नहीं होती हैं। इलेक्ट्रिकली का मतलब होता है कि वायर से मैं वायर को जोड़ दूं, और मैग्नेटिकली मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, किसी एक, हम देखो फ्लक्स को देख सकते नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर अगर मैं कोई एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं और किसी में फेराइड्स के टुकड़े को उसके आसपास रखूं, तो वो उसको आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, समवट जो भी हो, आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो वैसे ही आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में एक फ्लक्स लिंक का किया। अब फ्लक्स लिंक, ये दोनों वाइंडिंग आपस में वायर से वायर तो नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली आइसोलेट है बट मैग्नेटिकली कपल्ड, हैंस सो इस ट्रांसफार्मर सर्किट को हम बोलते हैं कपल्ड सर्किट। क्या बोलते हैं, कपल्ड सर्किट। तो क्लियर है, तो क्या बोलते हैं, कपल्ड सर्किट। यानी कि अगर मैं बच्चा आपसे यहां पर कहूं, छठवां पॉइंट अगर बेटा मैं आपसे कहूं कि इन अ ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग, in a transformer two winding electrically isolated। क्या है, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट का मतलब होता है अलग अलग करना, isolated but magnetically coupled। लेकिन मैग्नेटिकली कैसा है, कपल्ड है बेटा, मैग्नेटिकली कैसा है, कपल्ड है, हेंस इट इज कॉल्ड कपल्ड सर्किट। hence it is called coupled सर्किट। क्या होगा, सो इसको हम क्या बोलते हैं, कई बार कपल्ड सर्किट भी बोलते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा जो परीक्षा में डायरेक्ट आती हैं भाई, और आप लोग छोड़ देते हैं उनको, कपल्ड सर्किट इसीलिए बोला जाता है। अब देखो ट्रांसफार्मर में मैंने आपको नो लोड का फेजर डायग्राम बनाया था,
तो जो V वोल्टेज है जो आप लगा रहे और जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो लगभग दोनों वोल्टेज आपके 180 पर थे। मैंने क्या बनाया था आपके पास में कि बेटा बाप के कारण क्या आया, बाप आए, बाप के कारण बेटा आया और फिर बेटा का बेटा आ गया ई। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपने जो वोल्टेज लगाया उसके कारण फ्लक्स आया, फ्लक्स के कारण आपके पास में इंड्यूस्ड वोल्टेज आया। तो इन दोनों में आप देखेंगे 180 का फेज शिफ्ट होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और अप्लाइड वोल्टेज में। कितने का? 180 का फेज शिफ्ट होता है। तो कई बार ट्रांसफार्मर आपके पास में हम लोग ट्रीट करते हैं एक फेज शिफ्ट की तरह, एक फेज शिफ्ट डिवाइस की तरह, क्योंकि आपके पास में ये आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट ऑफर करता है लगभग 180 डिग्री का दो सर्किट के बीच में डिस्प्लेसमेंट ऑफर करता है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो यहां पर आप इस 7वें नंबर पॉइंट को आप लिख लीजिएगा, 7वें नंबर पॉइंट को आप लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो लिखिएगा लिखिएगा ट्रांसफार्मर ट्रीटेड एज फेज शिफ्टिंग डिवाइस, ट्रांसफार्मर treated as phase shift device, ट्रीट एज फेज शिफ्ट डिवाइस। कैसे? फेज शिफ्ट डिवाइस की तरह। हम फेज शिफ्टिंग भी लिख लो, इसको फेज शिफ्टिंग डिवाइस लिख लो ऐसे, शिफ्टिंग फेज शिफ्टिंग डिवाइस। कैसे? फेज शिफ्टिंग डिवाइस की तरह ये क्या करता है बेटा? ट्रीट करता है। आप देखेंगे सिंस ये क्या करता है बेटा, लगभग आपको ऑफर करता है डिस्प्लेसमेंट लगभग 180 डिग्री का दो सर्किट बीच में। तो सिंस इट्स ऑफर, ऐसे लिखो, सिंस इट्स ऑफर फेज शिफ्ट of 180 degree between two circuit, क्लियर है? दो सर्किट के बीच में 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये क्या करता है बेटा? आपको देता है 180 डिग्री का, ठीक। कितने का? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ये आपको देगा, ठीक बात। ट्रांसफार्मर ट्रीटेड एज अ फेज शिफ्टिंग डिवाइस सिंस इट्स ऑफर अ फेज शिफ्टिंग ऑफ 180 डिग्री बिटवीन टू सर्किट। क्लियर है? अब ये दो सर्किट के बीच में यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, ये मैंने आपको बताया था, अभी बताया, फिर से बता देता हूं। आप चाहो तो यहाँ पर फेजर डायग्राम का क्या बना लो, सर्किट बना लो। देखो कैसे भी चल दो यार। देखो अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो थ्योरी नथिंग, क्या नथिंग, थ्योरी इज नथिंग। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो रटते रहो भाई साहब कि 180 का होता है, रटते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? मशीन कोई तोप थोड़ी होती है। मशीन, पावर सिस्टम। अच्छा, आप लोगों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से बड़ा डर लगता है। एक मैराथन क्लास आएगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जबरदस्त, जिसमें पूरा एससीआर आप ऐसे चुटकियों में पढ़ोगे, चिटकियों में पूरा एससीआर, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, पूरा एससीआर। सबसे पहले आपका वोल्टेज आया, वोल्टेज के कारण फ्लक्स आई और फ्लक्स के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, दैट इज 180 डिग्री। ठीक बात है, ये मैं यही बता रहा था मैं। अब अभी आपको ये महसूस नहीं हो रहा होगा कि ट्रांसफार्मर लेंज का नियम कैसे सेटिस्फाई करता है, मैं आपको बताऊंगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं, जरा ध्यान से समझना मेरी बात को, थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करना, थोड़ा सा पकड़ने का प्रयास करना। आपके पास में सबसे पहले आपने वोल्टेज लगाया, बोले सर लगाया, कोई बात नहीं, वोल्टेज लगा दिया आपने। वोल्टेज लगाने के कारण आपके पास में क्या आई? करंट आई, ठीक बात है। करंट के आने के कारण आपका एमएमएफ आया, एमएमएफ के कारण फ्लक्स आया। फ्लक्स कहाँ आया? आपके पास में प्राइमरी वाइंडिंग में। अब वो कोर का पूरा फ्लक्स सेकेंडरी में भी लिंक हो रहा, उस कोर के सेकेंडरी का जो पूरा फ्लक्स है आपका 5, उसके कारण एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 आया। क्या आया? E2 आया, ठीक, E2T आया।
और इस E2T के कारण एक आपको I2 दिखाई देगी, I2T। अब ये आपके पास में यही मामला है। अब ये I2T किसका विरोध करेगी? फ्लक्स का। आपके पास में I2T एक आपके पूरे फ्लक्स का विरोध करेगी। इसीलिए कहते हैं कि ट्रांसफार्मर, अभी मैं बताऊंगा लोडेड कंडीशन में, लोडेड कंडीशन में दिखता है, नो लोड में नहीं दिखेगा ये, क्योंकि नो लोड में तो करंट का मान जीरो होता ना। तो लोडेड कंडीशन में आपको दिखाई देगा कि आपके पास में करंट फ्लक्स का विरोध कर रही है। मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट एनालाइज कराऊंगा उस बात को कि विरोध कर रही कि नहीं। विरोध करती है तो हम लोग ट्रांसफार्मर को एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट की तरह देखते हैं, क्योंकि वो लेंज की लॉ को सेटिस्फाई करता है। कई बार पूछा जाता है सवाल कि ट्रांसफार्मर इज अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट, पॉजिटिव फीडबैक सर्किट, ओपन लूप सर्किट, क्लोज लूप सर्किट। तो वहां पर उत्तर आएगा आपका नेगेटिव फीडबैक सर्किट, बिकॉज इट सेटिस्फाई लेंज लॉ। क्या? बिकॉज इट सेटिस्फाई लेंज लॉ। मैं यहां लिख देता हूं, इसको मैं उठा के यहां शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है आपसे? डियर 8 नंबर पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर इज अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट। ट्रांसफार्मर इज अ नेगेटिव फीडबैक सर्किट। क्या है? एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है। ट्रांसफार्मर क्या है? एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट। क्यों? बिकॉज इट सेटिस्फाई लेंज लॉ। क्या? ये सेटिस्फाई करेगा बेटा आपके लेंज लॉ को, ठीक है, लेंज लॉ को। इट सेटिस्फाई लेंज लॉ। क्लियर है? तो ये पॉइंट भी आप समझ गए होंगे लगभग। अब चलिए, ट्रांसफार्मर को कई बार बोला जाता है कि 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट डिवाइस होती है। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट डिवाइस होती है ट्रांसफार्मर। हमेशा याद रखिएगा। इसको कैसे समझेंगे सर? इस वाले को आप ऐसे समझिएगा, 9 नंबर पॉइंट को आप ऐसे समझिएगा बच्चा, कि मान लीजिए आपके पास में ये है यहाँ पर ना मामला, जैसे ट्रांसफार्मर आप देखेंगे आपके पास में 4 टर्मिनल कैसे होंगे सर? 4 टर्मिनल ऐसे होंगे आपके पास में, ठीक, जहां पर आपका एक पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइमरी साइड और एक पॉजिटिव नेगेटिव आपका सेकेंडरी तरफ, एक पॉजिटिव नेगेटिव आपका सेकेंडरी तरफ। तो ये तो हो गया 4 टर्मिनल। आपके पास में 2 पोर्ट होंगे, कौन कौन से? देखो, फर्स्ट वन 1 2, ये टर्मिनल हो गए, सेकंड 3 और ये 4, ये 4 टर्मिनल है ना। टर्मिनल के बारे में तो जानती होगी, मैंने हालांकि उसमें बताया था जब मेरा वो आया था, तो कहाँ पर कौन सा पोर्ट ऑब्जर्व कर रहा है, कौन सा पोर्ट डिलीवर कर रहा है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। करंट यहाँ से एंटर करेगी I1, यहाँ से एक आपके पास में वोल्टेज होगा V1, यहाँ पर आपके पास में क्या होगा? I2 होगा, यहाँ पर आपके पास में एक लोड के अक्रॉस वोल्टेज होगा V2, ठीक। तो आप देख पा रहे होंगे 2 पोर्ट हैं, एक इनपुट पोर्ट और एक आउटपुट पोर्ट, यानी कि एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो आप कह सकते हैं कि ABCD पैरामीटर भी आप इसके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर 4 टर्मिनल और 2 पोर्ट डिवाइस है। क्या लिखेंगे? ट्रांसफार्मर have 4 terminal and 2 port device, अच्छा जी, यस, क्लियर है? आ जाओ। ट्रांसफार्मर की ईएमएफ इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी, तो उसको भी लिखो, क्योंकि हम लोग इसमें थ्योरी कर रहे हैं। सेक्शन में आपने नो लोड जितना पढ़ा, उस नो लोड को हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता हूं मैं आपका। चलिए नो लोड की तरफ चलेंगे। चलिए, ट्रांसफार्मर की आप जानते हैं कि ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना, सबने बचपन में यही पढ़ी होगी, ईएमएफ इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर ना भाई। चलिए, अच्छा जी सर, बिल्कुल। आपके पास में E1 और E2 लगभग सेम होते हैं ना, E1 बराबर E2,
E1 बराबर E2 बराबर 4.445 अब यहाँ पर N1 N2 लगा दो, ठीक, आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी बन जाएगी। कोई समस्या इसमें होनी नहीं चाहिए आपको, ये तो आप जानते हैं। चलिए आप इस बात को जानते हैं कि जिस वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिक होती है वो आपके पास में हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और जिसमें टर्नों की संख्या कम होती है वो लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा नंबर ऑफ टर्न आपके पास में क्या है, ज़्यादा है। यदि नंबर ऑफ टर्न आपके पास में कैसे हैं, ज़्यादा है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे हैं आपके पास में, ज़्यादा है, तो आपके पास में, और नंबर ऑफ टर्न एक होता है कि नंबर ऑफ टर्न आपके पास में कैसे हैं, कम है, टर्न्स कैसे हैं, कम है, तो दैट इज द हाई वोल्टेज वाइंडिंग। पूरा पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, नोट्स बनाते चलिए, मैं पूरा पढ़ाऊंगा, परेशान मत होइए, एक बार विश्वास रखिएगा। ये होगी लो वोल्टेज वाइंडिंग, नोट्स बना लीजिए, और ये नोट्स आपके सारे एग्जाम में कवर करेंगे, और खासकर एसएससी को, ठीक। आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जब मैं ट्रांसफार्मर कंप्लीट करके निकलूंगा तो आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक। तो ये आप सब लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, हालांकि आगे काम आएगा ये सब, तो हम इस पर काम भी करेंगे। चलिए भाई अगला काम देखते हैं। आपको मैंने जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास में वोल्टेज पर टर्न रेशियो जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। हमेशा जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है मेरे भाई, कैसा होता है, वोल्टेज पर टर्न रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधे परीक्षा में आएंगे, सवाल भी आएंगे, मैं सवाल भी कराऊंगा इसके ऊपर। तो आप देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वोल्टेज पर टर्न रेशियो, क्या, वोल्टेज पर टर्न रेशियो, वोल्टेज पर टर्न रेशियो, ठीक, वोल्टेज पर टर्न रेशियो को हम लोग लिखते हैं E अपॉन किससे बेटा, N से, ठीक है, E अपॉन N से, निकलता यहीं से है। आप क्या करिएगा, N को यहाँ भेज दीजिएगा, तो आपके पास में जो बचेगा वो बचेगा आपके पास में कितना, वो बचेगा आपके पास में कितना, इसको नीले पेन से लिख देते हैं, वोल्टेज पर टर्न रेशियो E अपॉन N, तो आप इसको कैसे लिख लो, N से लिख लो, सॉरी इसको यहाँ भेज दो, N को इसके नीचे भेज दो, तो आपके पास में क्या बचेगा, 4.445F, ये बचेगा आपके पास। ये मामला है आपका, क्या है, ये मामला है। अब देखो आगे की बात समझना, वर्किंग प्रिंसिपल आप जानते हैं कि फेराडे, देखो कई सारे लोग जब ईएमएफ इक्वेशन निकालते हैं तो वहाँ पर लगाते हैं लेंज का नियम, माइनस लगाते हैं, जबकि फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ये कार्य करता है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन बहुत सारी किताबों में बहुत सारे लोग ये पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं कि ट्रांसफार्मर में जब आप इक्वेशन करते हैं तो वहाँ पर माइनस NdΦ/dt लगाते हैं, लेकिन जब मैंने करवाया तो वहाँ देखिएगा मैंने प्योरली आपके पास में क्या लिया, फेराडे लॉ, क्योंकि वो फेराडे लॉ से निकलता है भाई। लेंज लॉ तो केवल विरोध करता है आपका, क्योंकि वहां पर आपके पास में सेकेंडरी में जो करंट आएगी उसके कारण जो फ्लक्स एक डेवलप होगा वो आपके पास में विरोध करेगा आपके मेन फ्लक्स का, और हम उसको कंपनसेट भी करते हैं आपकी MMF बैलेंस इक्वेशन से, कंपनसेट भी करते हैं, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो अगर वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की अगर कोई बात करे आपसे तो यहां लिख दीजिएगा वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल लिख लीजिएगा, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वर्किंग प्रिंसिपल आप जानते हैं ट्रांसफार्मर का कि फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है, ठीक है। फेराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फेराडे, ऐसे लिख दें क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फेराडे, ठीक बात है, अच्छा जी, क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब आगे आ जाओ ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट केवीए डिवाइस भी हम कहते हैं, ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, कांस्टेंट केवीए डिवाइस, क्यों, क्योंकि आपके पास में ट्रांसफार्मर जो होता है एक कांस्टेंट पावर डिवाइस होते हैं,
कैसे? ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट केवीए डिवाइस कैसे हो गया? क्योंकि आप कह रहे हैं कि प्राइमरी से मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट में अप्रोक्सीमेटली सेम पावर क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो ट्रांसफार्मर आपका कांस्टेंट केवीए डिवाइस जैसा केवीए डिवाइस हम कह सकते हैं। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट केवीए डिवाइस। ठीक, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट केवीए डिवाइस। ठीक है, यानी कि आप इस हेडिंग, इस लाइन के अंतर्गत आप कह सकते हैं कि V1 I1 बराबर क्या लिखते हो? V2 I2 ना, लिखते हो कि नहीं? तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में हाई वोल्टेज साइड आपकी प्राइमरी मान लीजिए, तो इसमें वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट कम होगी, और यहाँ पर आपके पास में वोल्टेज कम होगा करंट ज़्यादा होगी, तभी तो एक कांस्टेंट केवीए डिवाइस होता है। तभी तो आप कहते हैं कि हम इसको लिखते हैं वी आई रेटिंग से ना, वोल्ट एम्पियर ना, वी आई क्यों होता है वोल्टेज की ट्रांसफार्मर की रेटिंग वी आई में? मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, मैं डिटेल में कंस्ट्रक्शन बताऊंगा आपको। कोर काय की बनी होती है, कॉपर क्या है, क्या मामला है, कौन सा इक्विपमेंट क्या सॉरी कौन सा कंपोनेंट किस चीज़ का बना होता है, इंपॉर्टेंट टास्क होता है, इसको हमें पढ़ना पड़ेगा और पढ़ाना भी पड़ेगा मुझे। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि V1 बटे V2 बराबर, आप इसको सेटिस्फाई करता है आपके पास में I2 बटे I1। मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा अभी लोडेड कंडीशन में। ठीक, ये है आपके पास में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में आपके पास में कांस्टेंट केवीए डिवाइस जैसे काम करता है ट्रांसफार्मर। तो ये था आपके पास में पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर का एक प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में किस तरीके से ये काम करता है, ये हमने देखा। क्लियर है? अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं, ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन अ लोडेड कंडीशन। आइडियल ट्रांसफार्मर है, कैसे काम करता है लोडेड कंडीशन में। अभी ये फुल्ली खत्म हुआ आपका कौन सा? ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। अभी और भी चीज़ें इसमें और भी मैं बताऊंगा कि करंट कितनी होती है, कितने गुना होती है नो लोड करंट, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। पहले मैं नो लोड पढ़ लूँ, फिर नो लोड पढ़ा लूँ, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? तो चलिए इसमें ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, जितना कंप्लीट हो सकता है उतना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कल अगले लेक्चर में इसको मैं ज़रूर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो लिखो ट्रांसफार्मर ऑन लोडेड कंडीशन। ठीक है, अंडर लोडेड कंडीशन। ठीक है, अंडर लोडेड कंडीशन आपकी हेडिंग जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए अंडर लोडेड कंडीशन। अंडर लोडेड कंडीशन। ठीक है, अंडर लोडेड कंडीशन। अब हम लोग देखते हैं आगे कि ट्रांसफार्मर अंडर लोडेड कंडीशन कैसे काम करेगा। अभी तक आपके पास में बेटा जो प्राइमरी थी, वो प्राइमरी अभी सेकेंडरी जो थी वो ओपन थी। अब हम इसको क्या करते हैं बेटा, पूरी तरीके से मैं इस पर एक लोड लगा देता हूँ और स्पेसिफिकेशन को मैं क्या करता हूँ, स्पेसिफिकेशन को मैं क्या करता हूँ अपने पास में रख लेता हूँ सारी चीज़ें। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिकेशन को हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। चलिए कुछ नहीं करना है, इसमें लोड लगा देता हूँ फटाफट से। ठीक है, थोड़ा सा तसल्ली रखिएगा क्योंकि मैं डायग्राम को इधर उधर नहीं भटकाता हूँ, मैं डायग्राम को बनाता हूँ तरीके से। चलिए खैर, चलिए यहाँ पर मैं लगा देता हूँ बेटा एक लोड। क्या लगा देता हूँ? एक लोड। ये रहा आपका लोड।
ये मैंने लगा दिया बेटा लोड। अब यहाँ पर मैं एक क्या करता हूँ बेटा, स्विच भी लगा देता हूँ, स्विच, ठीक है। एक स्विच की दरकार होगी, जब लोडेड में होगा तो आपके पास में कम से कम स्विच क्या होगा, ऑन होगा, ठीक। अब ये स्विच क्या होगा बेटा, क्लोज होगा। अभी इस स्थिति में स्विच क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक। स्विच हो गया आपका क्लोज। और ये है आपके पास में लोड, क्या है, लोड, कोई लोड लगा रखा है, क्लियर है। यहाँ पर आप जान ही रहे, सारा स्पेसिफिकेशन आपको दे रखा है कि आपके पास में V1 I1। यहाँ पर अब ये करंट आपकी क्या होगी, अब ये करंट आपकी बेटा, यहाँ पर अब ये करंट आपकी क्या होगी, समथिंग I1 हो जाएगी। अब ये करंट क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। यहाँ पर करंट क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी। करंट क्या हो जाएगी बेटा, I1 हो जाएगी, क्लियर है। ये करंट आपकी क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगी, ठीक। ये आपके पास में E1 है, N1 N2 है। अब यहाँ पर ये जो पोर्ट लगा हुआ है, देखो ये जो पोर्ट लगाया हुआ है आपने, ये जो पोर्ट लगाया हुआ है ये, ठीक। ये मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में बताया था। अब आपके पास में यहाँ पर गेट आपने क्लोज कर दिया, सॉरी आपने की को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया आपने, स्विच को आपने क्लोज कर दिया। तो आपके पास में इस से कौन सी करंट जाएगी, एक करंट फ्लो होगी I2T, I2T, ठीक। और यहाँ पर भी ये है I1T, क्या है, I1T, कौन सी करंट है, I1T। और ये कौन सी करंट जाएगी, I2T, ठीक। अब करंट इसी डायरेक्शन में क्यों जाएगी, इसी डायरेक्शन में क्यों जाएगी बेटा, करंट इसी डायरेक्शन में क्यों जाएगी, क्योंकि आपके पास में बेटा यहां से इस वाले पोर्ट से करंट आपकी निकलेगी, पावर आपकी क्या करेगा, डिलीवर करेगा। ये वाला पोर्ट आपका क्या करेगा, पावर को ऑब्जर्व करेगा, जाहिर सी बात है। तो ये करंट आपकी यहां से जाएगी, ठीक, करंट आपकी यहां से जाएगी, क्लियर है। तो यहां पर आपके पास में I2T कहूं अगर मैं इसको तो भी ठीक है, क्या कहूं, I2T कहूं तब भी ठीक है, या फिर मैं इसको IL कह दूं तब भी ठीक है, बात बराबर है दोनों की। ये है आपके पास में लोडेड कंडीशन का डायग्राम, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा, कहानी पूरी ध्यान से समझ लीजिएगा, तब तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। देखो हुआ क्या है इसमें, आपने लोड अप्लाई किया, आपने क्या किया बेटा, इसको यहाँ पर कुंजी को बंद कर दिया, यानी कि की को आपने क्लोज कर दिया। और आपके पास में एक यहाँ से I2T करंट गई, और I2T करंट जाने के बाद में यहाँ पर आपके पास में क्या होगी बेटा, लोड में करंट बराबर होगी। और लोड में करंट की डायरेक्शन ऐसी क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं, क्योंकि लोड में ऐसी डायरेक्शन इसलिए है क्योंकि आपके पास में ये वाला पोर्ट आपका लोड क्या करेगा, आपकी पावर को ऑब्जर्व करेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑब्जर्व करेगा तो पॉजिटिव से करंट को एंटर करना होगा। ये मैंने BEE के ऑब्जेक्टिव में आपको बताई थी बात, ठीक बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात थोड़ी सी चर्चा कर लूँ बेटा, थोड़ा सा चर्चा कर लूँ केस 1 में, मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा कर लूँ केस फर्स्ट की। तो केस फर्स्ट की जब मैं चर्चा करता हूँ, केस फर्स्ट की जब मैं चर्चा करता हूँ, तो केस फर्स्ट की चर्चा क्या, कि बेटा मैं केस फर्स्ट की जब चर्चा करता हूँ तो केस फर्स्ट की चर्चा क्या होनी चाहिए। तो केस फर्स्ट में आपको मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी, वो याद होनी चाहिए आपको। बोले सर क्या क्या, मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था कि आपके पास में परमेबिलिटी इनफाइनाइट थी। बोले हाँ सर बताया था। मैंने आपको बताया था कि रिलक्टेंस वहाँ पर 0 होगा। अच्छा सर, मैंने आपको बताया था कि E1 E2 कितना होगा आपके पास में, सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट इंपॉर्टेंट रोल निभा रही थी, तो IM ऑफ T या फिर I0 आपके पास में कितनी थी, 0 थी, है ना। नो लोड करंट भी आपकी क्या होगी, I0 ऑफ T कितनी थी आपके पास में, 0 थी, क्लियर है, कोई बात ही नहीं है। मैग्नेटाइजिंग करंट आपकी 0 थी, ये तो मैं बता चुका हूँ। आपके पास में मैं अगर कहूँ कि बेटा फ्लक्स कितना था, तो आप कहेंगे सर φm साइन ओमेगा टी, फाई ऑफ टी आप कह रहे थे, ओमेगा टी, है ना, यही था। अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा E1 कितना था, E1T ना, E1T, E1 ऑफ टी कितना था, तो आपने कहा सर EM कॉस EM1 कॉस ओमेगा टी। अच्छा सर, हाँ सर। अब आपसे कहूं कि E2T कितना था, तो आप कहेंगे सर EM2 कॉस ओमेगा टी। बोले सर यही आया था, इंडिविजुअल तो यही आया था, फिर उसमें हमने साइन में कन्वर्ट कर लिया था उसको। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं, अब जरा ध्यान से समझिए मेरी बात, ये तो आपका पहले जब नो लोड में था ट्रांसफार्मर तब ये केसेस थे आपके, जब नो लोड में था ट्रांसफार्मर तब ये केसेस थे आपके। इन केसेस को मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक, ये केसेस थे आपके जब नो लोड में था ट्रांसफार्मर। अब आपका ट्रांसफार्मर है अंडर लोडेड कंडीशन। अच्छा, अंडर लोडेड कंडीशन में आपके पास में E2 किसके कारण आया, E2 किसके कारण आया, अरे भाई E2 आया किसके कारण है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये E2 आया किसके कारण है, तो यही तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा ना, E2 आया किसके कारण है।
E2 ये आया किसके कारण है, इसको समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि E2 जो आया है वो आपके इस फ्लक्स के कारण नहीं आया, अगर ये फ्लक्स लिंक ना करता प्राइमरी का सेकेंडरी में तो क्या E2 वहां आ जाता, आते नहीं, पॉसिबल ही नहीं था। ठीक, तो आपके पास में, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते, बिल्कुल बड़े अक्षरों में, मोटे अक्षरों में लिखिएगा इस बात को कि फाई ऑफ टी की वजह से या फिर फाई की वजह से क्या आया आपके पास में, E2 आया, E2 ऑफ टी आया, E2 ऑफ टी आया, या फिर E2 आया, ऐसे लिख लो, E2 आया, जो डायग्राम में दिख रहा है E2 आया, इसी के कारण आया वो। अच्छा, E2 के कारण क्या आई आपके पास में बेटा, एक करंट आई I2T, आई I2T आई, अच्छा क्या आई, I2T आई, क्या आई, I2T आई, अच्छा सर आ गई, ठीक बात है, करंट आई I2T। अब मुझे एक बात बताओ, अगर I2T आई है तो मुझे बताओ इसके कारण, I2T के कारण अगर करंट वहां मौजूद है तो फ्लक्स भी आएगा, जाहिर सी बात है फ्लक्स भी आएगा। तो एक आपके पास में क्या आएगा बेटा, एक आएगा आपके पास में फाई टू ऑफ टी आएगा, बोले हाँ सर। अगर मैं आपसे कहूं कि सर फाई टू टी कैसे कह रहे हैं आप, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में दूसरे फेज में, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास में बेटा यहाँ इस I2T की जगह से, I2T की वजह से फाई टू बराबर क्या लिखोगे सर, आप कहेंगे सर MMF अपॉन रिलक्टेंस कोर का, है ना, MMF2 कर दो इसको। और MMF2 आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कह सकते हैं कि N2 इंटू I2T डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस। भाई कुछ ना कुछ फ्लक्स तो होगा, कुछ ना कुछ फ्लक्स तो डेवलप करेगा ना, जब आपके पास में टर्नों की संख्या है, टर्न्स हैं, जब आपके पास में फ्लक्स है, टर्न्स है, करंट है, उससे करंट गुजर रही है, तो कुछ ना कुछ MMF होगा और कोर का कुछ ना कुछ रिलक्टेंस होगा, इस तरफ आप उससे भाग दोगे तो आपके पास में φ2t आ जाएगा। अच्छा सर आ गया, अब φ2t तो आ गया, बोले सर आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, φ2t किसको अपोज कर रहा है, भाई लेंज लॉ तो सेटिस्फाई करेंगे, ये कैसे कराएंगे बेटा, लेंज लॉ ऐसे सेटिस्फाई होगा। मुझे एक बात बताओ, फ्लक्स की डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, तो आपने कहा कि सर फ्लक्स तो हमारे पास में इस दिशा में ट्रेवल कर रहा है, आपने कहा कि सर फ्लक्स तो हमारे पास में इस दिशा में ट्रेवल कर रहा है पूरा, कहाँ, बोले सर ये ट्रेवल कर रहा है फ्लक्स। अच्छा, अब इस फ्लक्स का अपोज क्या, जिसके कारण उत्पन्न हुआ E2 और E2 के कारण आया I2, तो बताओ मेरी बात बताओ जरा सल, आपके पास में कोज कौन सा है, मेन कोज, तो आप कहेंगे सर मेन कोज तो यही है, यानी कि मुख्य कारण कौन सा है आपके पास में, अरे भाई इतना तो बता सकते हो ना कि मुख्य कारण तो ये है ना, कोज, कोज तो यही है ना, और मुख्य आपका इफेक्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे कि सर I2 है मुख्य इफेक्ट, इसके कारण ये I2 आ रही है ना। तो आप मुझे बताओ इस ये I2 जो है जो I2 होगी वो आपके मुख्य फ्लक्स का क्या करेगी, विरोध करेगी, यही है लेंज लॉ, दैट इज द लेंज लॉ। लेंज लॉ हो गया सेटिस्फाई की लेंज लॉ। आपके पास में बेटा ये I2 इसका क्या करेगी, विरोध करेगी, I2 क्या करेगी, इसका विरोध करेगी। अब सर कैसे विरोध करेगी, कितना विरोध करेगी, मुझे एक बात बताओ, वाइंडिंग देखो जरा असल, वाइंडिंग देखो, वाइंडिंग मस्ट बी इस तरीके से ऊपर से, ये वाइंडिंग जो दिख रही ना ऐसी है, वाइंडिंग जो कर रखी है वो वाइंडिंग ऐसी है आपके पास में, मैंने कई बार बताया आपको, दैट इज द वाइंडिंग, मैंने आपको बताया ना, ये वाइंडिंग मैंने बेसिक में आपको बताया था कि ये वाइंडिंग है, और आपके पास में जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही है, करंट आपकी ये फ्लो हो रही है ये, और जैसे जैसे करंट फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में अपनी उंगलियां रख दो, करंट ये फ्लो हो रही, जो अंगूठा होगा वो आपकी फ्लक्स की डायरेक्शन बताएगा, तो आपके पास में जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो कैसा होगा, मस्ट बी दिस। बताओ तो आप मुझे एक बात बताओ, ये फ्लक्स ऐसा आया, ये फ्लक्स ऐसा आया, तो ये इस फ्लक्स का विरोध करेगा कि नहीं, आपके पास मेन फ्लक्स का विरोध कर रहा है कि नहीं, इस I2 के कारण जो φ2 फ्लक्स आ रहा वो आपके पास में मुख्य फ्लक्स का विरोध कर रहा है। बोले सर लेंज लॉ दैट इज द सेटिस्फाई लेंज लॉ, क्या हो गया, लेंज लॉ को मैंने आपका सेटिस्फाई करा दिया। ठीक, इसी के आगे मैं कल बढ़ूंगा, आज के लिए इतना ही, आप सभी का शुक्रिया। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा मित्रों में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लग रहे हैं। मैं आपको रेगुलर अपडेट के साथ में चीज़ें दूंगा, थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ इसीलिए चीज़ें मैं नहीं दे पाता हूँ, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी। चलिए, क्योंकि सब्सक्राइबर एक परिवार होता है, आपने इतना सारा प्यार दिया, 5-6 दिन के अंदर 100 बन के हो गए, और इस पर जितना बढ़िया मुझे पता है कि जितनी ज़्यादा मेहनत मैं करूँगा उतना ज़्यादा निखर के मैं बाहर निकलूँगा, ठीक है, और
उतना ही ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से प्यार मिलेगा। जाहिर सी बात है, वो तो रूल्स होता है कि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतना ज़्यादा आपको प्यार मिलने वाला है। तो एक नया सेशन, नई सीरीज में शुरू करूँगा। बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बेसिक इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मैं एक कैप्सूल सीरीज चला दूंगा, 15-20 कैप्सूल सीरीज चला दूंगा। उसमें जैसे आपके पास में जितनी थ्योरम्स हैं उन सब थ्योरम्स को एक मर्ज करके आपको दिला दूंगा। फिलहाल इस संडे को आपकी जो मैराथन क्लास आएगी वो आपकी आएगी शाम को, ठीक है। उस मैराथन क्लास में पूरा SCR होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। सेशन में बने रहें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ट्रांसफार्मर के सेशन कैसे लग रहे हैं।